महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, इतिहास केवल विजयी का यशोगान नहीं, बल्कि हारे हुए की कहानी भी है। बिल्कुल। और आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है एशिया का युद्धकालीन इतिहास और भारत की भूमिका। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं संवेदनशील विषय। हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। और टैगोर की बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी वो किसी एक आवाज में नहीं कही जाती है। सही कहा। देखिए, करीब 8 दशक बीत गए हैं दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए, लेकिन यूरोप से बिल्कुल अलग एशिया उस दौर की यादों को लेकर आज भी बहुत गहरे बटा हुआ है। हाँ, वहाँ युद्ध की कोई एक साझा स्मृति या एक समझ वो विकसित नहीं हो पाई है, और इसका असर आज की जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर साफ दिखता है। हाँ, और ये सिर्फ कोई अकादमिक बहस नहीं है ना। अभी हाल ही में तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ, शंघाई सहयोग संगठन का। हम्म। तो उसमें भारतीय प्रधानमंत्री, चीनी नेता, रूसी राष्ट्रपति, इनके हाथ मिलाने की एक तस्वीर आई, काफी चली वो। हाँ, काफी वायरल हुई थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसी तस्वीरें इतिहास की जो गहरी दरारें हैं उनको पाट सकती हैं? खासकर तब जब कुछ ही समय बाद भारत ने बीजिंग में हुई चीन की एक बड़ी सैन्य परेड से दूरी बना ली। वो परेड द्वितीय विश्व युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विरोधाभास है। ये दिखाता है कि ऊपर ऊपर के मेलजोल के नीचे इतिहास को देखने का नजरिया और देशों के अपने हित वो कितने अलग हैं। चीन उस युद्ध को एक बहुत ही खास नजरिए से देखता है। वो कहता है, जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी लोगों का प्रतिरोध युद्ध और विश्व फांसीवाद विरोधी युद्ध। हाँ, ये शब्दावली ही बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, ये उनके अपने राष्ट्रीय नैरेटिव और आज की जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको दिखाती है। तो चलिए इसी बिंदु से शुरू करते हैं। यूरोप ने 2 विश्व युद्ध झेले, लेकिन फिर भी एक तरह से एक एकीकृत यूरोप की तरफ बढ़ा। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध की याद को लेकर उनमें एक हद तक कह सकते हैं सहमति है। लेकिन एशिया क्यों इतना बटा हुआ है? चीन का नजरिया तो हमने सुना, बाकी एशिया का अनुभव कैसा रहा? या देखिए, दिलचस्प बात यह है कि एशिया के अलग अलग देशों के अनुभव इतने ज्यादा अलग थे कि कोई एक कहानी बनी नहीं पाई। अच्छा। चीन के लिए, जैसा मैंने कहा, ये 14 साल का बहुत ही क्रूर जापानी कब्जा था। लाखों लोग मारे गए। साथ ही ये उनके अपने देश के अंदर का सिविल वॉर भी था, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच। हाँ, वो माओ और चांग काई शेक वाला संघर्ष। बिल्कुल, जिसमें आखिर में माओ के कम्युनिस्ट जीते। तो उनकी याद है संघर्ष की, बलिदान की और फिर जीत की। और इस याद को वो आज अपनी ग्लोबल भूमिका को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे देश जैसे कोरिया या दक्षिण पूर्व एशिया, कोरिया की कहानी बिल्कुल अलग है। उनके लिए ये पहले जापानी उपनिवेशवाद का दर्द है और फिर युद्ध के बाद देश का बंटवारा हो गया। हाँ, वो दर्द तो आज तक जारी है। बिल्कुल। और दक्षिण पूर्व एशिया का अनुभव तो और भी ज्यादा जटिल था। शुरू में कई जगहों पर जापान को ऐसे देखा गया जैसे वो यूरोप की कॉलोनियल ताकतों से आजादी दिलाने आया है। अच्छा, मुक्तिदाता की तरह। हाँ, उनका नारा था एशिया एशियाइयों के लिए। ये काफी आकर्षक लगा शुरू में। बर्मा में, इंडोनेशिया में, इंडो चाइना में वहाँ के राष्ट्रवादियों ने जापान का स्वागत भी किया। लेकिन ये स्वागत ज्यादा दिन नहीं टिका होगा। बिल्कुल नहीं। बहुत जल्द जापानी कब्जे की असलियत सामने आ गई। संसाधनों की लूट, जबरदस्ती की मजदूरी, अत्याचार। तो जापान एक ही टाइम पर कुछ के लिए मुक्तिदाता जैसा लगा और सभी के लिए एक नया, शायद पहले से ज्यादा क्रूर उत्पीड़क बन गया। ये जो विरोधाभास है, इसे समझना जरूरी है। मतलब जापान ने अनजाने में ही सही यूरोप के उपनिवेशवाद की कब्र खोदने में मदद की, लेकिन वो खुद भी एक साम्राज्यवादी ताकत बन गया। और इसी बंटवारे की झलक शायद हमें बीजिंग की उस परेड में दिखी जिसकी हमने बात की। कौन आया कौन नहीं आया, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है, नहीं? निश्चित रूप से। आप देखिए कि परेड में कौन नहीं आया। क्वाड देश यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स जैसे बड़े यूरोपीय देश, इनकी एशिया में बड़ी कॉलोनियल मौजूदगी थी और इन्होंने युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। फिलीपींस भी नहीं आया। हाँ, फिलीपींस भी नहीं, जो युद्ध का एक बड़ा थिएटर था और आज साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती ताकत से सीधा जूझ रहा है। मोदी का ना जाना ये उन्हें सीधा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा करता है, कम से कम इस मुद्दे पर तो। और परेड में शामिल कौन हुए थे फिर?
कई दक्षिण पूर्व एशियाई और मध्य एशियाई देशों के नेता थे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख की मौजूदगी खास तौर पर ध्यान देने लायक थे। अच्छा। दक्षिण एशिया से भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के डेलीगेशन आए थे। तो इस आने और ना आने के पीछे गहरे मतलब क्या हैं? क्या ये सिर्फ 1945 की जीत का जश्न मनाने या ना मनाने की बात थी? शायद उससे कहीं ज्यादा। क्वाड देशों और यूरोपियन ताकतों का न आना, इसे ऐसे देखा जा सकता है कि वो चीन द्वारा इतिहास की इस व्याख्या को मतलब स्वीकार नहीं करना चाहते थे। जिसमें चीन खुद को एशिया का मेन हीरो दिखा रहा है फासीवाद के खिलाफ। बिल्कुल। और ये एक तरह से चीन की आज की जो एशिया पर हावी होने की महत्वाकांक्षा है, उसको लेजिटिमेसी देने से इनकार करने जैसा भी था। पर जो देश शामिल हुए, उनका क्या? कई मामलों में उनका आना शायद युद्ध की याद से ज्यादा चीन के साथ अपने आज के रिश्तों को साधने की कोशिश थी, या उसके प्रति एक गुडविल दिखाने का तरीका। पाकिस्तान की मौजूदगी के बारे में आपने कहा वो खास तौर पर ध्यान देने लायक थी। वो क्यों? वो एक अलग ही ऐतिहासिक विडंबना है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख का वहां होना एक तरह से अविभाजित भारत की सेना के भारी योगदान का क्रेडिट लेने जैसा था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, वही ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी जिसमें आज के पाकिस्तान के इलाकों के भी बहुत सारे सैनिक थे। उसने बर्मा से लेकर नॉर्थ अफ्रीका और इटली तक मित्र देशों के लिए लड़ाई लड़ी और जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, ये तो है। लेकिन पाकिस्तान तो बना ही युद्ध के बाद 1947 में। तो ये एक अजीब सी स्थिति है जिस पर दिल्ली को जरूर सोचना चाहिए। चलिए अब भारत के अनुभव पर आते हैं। हमारा अनुभव भी तो कम जटिल और बटावा नहीं था। एक तरफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी मित्र देशों के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर युद्ध को लेकर बहुत गहरे मतभेद थे। जो मुख्य धारा का राष्ट्रवादी आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में, वो युद्ध को लेकर बहुत शंकित था। उन्होंने ब्रिटेन की मदद करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि भारत खुद गुलाम है, तो वो किसी और की आज़ादी के लिए कैसे लड़े। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इसी माहौल में शुरू हुआ था। लेकिन एक और बड़ी धारा थी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज INA की। उनका नजरिया तो बिल्कुल अलग था। सही। सुभाष चंद्र बोस ने स्थिति को बिल्कुल अलग ढंग से देखा। उन्हें लगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ। उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ धुरी शक्तियों यानी जर्मनी और खासकर जापान के साथ हाथ मिला लिया। उन्हें जापान के एशियाइयों के लिए वाले नारे में एक मौका दिखा कि इसके जरिए भारत को ब्रिटिश राज से आजादी मिल सकती है। टोक्यो ने फिर उनका साथ दिया। हाँ, टोक्यो ने उन्हें समर्थन दिया। INA बनी जिसमें युद्ध में बंदी बनाए गए भारतीय सैनिक भी शामिल हुए। और फिर कम्युनिस्ट भी थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, उस समय CPI एक अहम राजनीतिक ताकत थी। हाँ। उनका नजरिया भी समय के साथ बदला। शुरू में उन्होंने कहा कि ये युद्ध तो दो साम्राज्यवादी ताकतों के बीच का झगड़ा है। अच्छा। लेकिन जून 1941 में जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया तो उनका स्टैंड बदल गया। क्यों? क्योंकि अब सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के खेमे में था। तो भारतीय कम्युनिस्टों के लिए ये युद्ध अब फासीवाद विरोधी जन युद्ध बन गया और फिर उन्होंने इसका पूरा समर्थन किया। तो मतलब एक ही देश में एक ही समय पर युद्ध को लेकर कम से कम 3 बड़े और एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजरिए थे। गांधी का असहयोग, बोस का जापान से गठबंधन और कम्युनिस्टों का बाद में मित्र राष्ट्रों का समर्थन। ये तो अविश्वसनीय रूप से जटिल स्थिति थी। बिल्कुल। और ये जटिलता सिर्फ राजनीतिक लेवल पर नहीं थी, जमीन पर जो हकीकत थी वो भी उतनी ही उलझी हुई थी। कैसे? जैसे एक तरफ सुभाष बोस की INA जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की ही धरती पर इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी, और दूसरी तरफ वही ब्रिटिश इंडियन आर्मी बर्मा में जापानियों को हरा रही थी और बाद में रंगून, सिंगापुर, जकार्ता, हनोई जैसे शहरों में जापानी सेना का सरेंडर स्वीकार कर रही थी। यानी भारतीय सैनिक एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे थे, एक ही युद्ध में 2 अलग-अलग तरफ। ये विभाजन कितना गहरा रहा होगा? बहुत गहरा। और इसी बैकग्राउंड में जापान की उस दोहरी भूमिका को फिर से देखना जरूरी है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। हाँ, वो मुक्तिदाता और उत्पीड़क वाली बात। बिल्कुल। उसने बर्मा, इंडोनेशिया, इंडो चाइना में राष्ट्रवादियों को यूरोपियन शासकों के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी। इससे अनजाने में ही सही इन देशों में आजादी की प्रक्रिया तेज हुई। लेकिन साथ में शोषण भी किया। हाँ, साथ ही उसने इन देशों का बहुत क्रूर शोषण भी किया। ये विरोधाभास एशिया के कई हिस्सों की याद का हिस्सा है। अब जरा भारत और चीन के रिश्तों पर आते हैं। दोनों देश साम्राज्यवाद
के शिकार थे। दोनों में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे। फिर भी जैसा कि लेख इशारा करता है, 20वीं सदी के उस अहम दौर में भारतीय और चीनी राष्ट्रवादी एक साथ क्यों नहीं आ पाए? मतलब साझा दुश्मन साम्राज्यवाद था, फिर भी एकजुटता क्यों नहीं बनी? इसके कई कारण थे। एक तो जैसा मैंने कहा, उनके जो तात्कालिक दुश्मन थे वो अलग थे। भारत का मेन संघर्ष ब्रिटेन से था और चीन का जापान से। बिल्कुल। चीन अपनी पूरी ताकत से जापान के खिलाफ लड़ रहा था, तो उनकी प्राथमिकताएं ही अलग थीं। क्या कूटनीतिक स्तर पर कोई कोशिश नहीं हुई? कोशिश हुई थी। 1942 में चीन के जो राष्ट्रवादी नेता थे चांग काई शेक, वो भारत आए थे। गांधी और नेहरू से मिले भी थे। अच्छा। वो चाहते थे कि भारत पूरी तरह से मित्र राष्ट्रों की मदद करे, खासकर चीन को जापानी हमले से बचाने में। लेकिन गांधी तो भारत छोड़ो पे अड़े थे। तो वो मुलाकात कोई नतीजा नहीं निकाल पाई, मतभेद दूर नहीं हुए। और शायद युद्ध के बाद जो नतीजे निकले, उन्होंने भी इस दूरी को बढ़ाया होगा। निश्चित रूप से। चीन मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा और जीता, हालांकि बहुत भारी कीमत चुकाकर। उसे युद्ध के बाद जो नई दुनिया बनी, उसमें एक अहम जगह मिली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप। ये उसकी बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय हैसियत दिखाता था। और भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के तौर पर मित्र राष्ट्रों की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। करीब 25 लाख सैनिकों की सेना थी, जिसने कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। लेकिन युद्ध खत्म होने पर उसे आज़ादी तो मिली, पर साथ में बंटवारे का भयानक दर्द भी मिला। और उसके अपने अंदरूनी बंटवारे के कारण उसे ग्लोबल मंच पर वो जगह नहीं मिली जिसका वो शायद हकदार था। तो इसका मतलब ये हुआ कि साझा साम्राज्यवाद विरोधी भावना तो थी, लेकिन युद्ध के अनुभव, प्राथमिकताएं और नतीजे इतने अलग थे कि भारत और चीन के राष्ट्रवादी आंदोलनों के बीच कोई असली तालमेल या एकजुटता बनी नहीं पाई। हाँ, और लेख यही तर्क देता है कि ये जो ऐतिहासिक दूरी है, ये आज भी कायम है। बार बार कोशिशें होती हैं साझा जमीन खोजने की, जैसे वो तियानजिन वाली बैठक। लेकिन वो अक्सर सतही साबित होती हैं। बीजिंग परेड से मोदी का दूर रहना सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उसी गहरी खाई को दिखाता है। दोनों देश न सिर्फ अतीत को अलग तरह से देखते हैं, बल्कि एशिया के भविष्य की कल्पना भी अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो हमने इस चर्चा में देखा कि कैसे दूसरे विश्व युद्ध की यादें एशिया को बांटती हैं, खासकर यूरोप की तुलना में। हमने चीन का खास नजरिया समझा और वो कैसे इतिहास का आज इस्तेमाल करता है। हाँ। हमने युद्ध के दौरान भारत की जो जटिल और बटी हुई भूमिका थी, उसका विश्लेषण किया। गांधी, बोस, कम्युनिस्ट, सबके अलग रास्ते। और आखिर में हमने भारत और चीन के बीच जो ऐतिहासिक और लगातार चले आ रहे मतभेद हैं, उनकी जड़ों को टटोलने की कोशिश की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात उभरती है। एशिया के देशों के लिए और खासकर भारत के लिए चुनौती सिर्फ अतीत को याद रखना नहीं है, बल्कि उसके जाल में फंसने से बचना है। इतिहास की ये जो अलग अलग व्याख्याएं हैं, ये भविष्य में सहयोग के रास्ते बंद न कर दें, ये देखना जरूरी है। भारत के लिए चुनौती शायद और भी बड़ी है, क्योंकि जैसा आपने कहा, युद्ध के बाद उसे बंटवारे और उपमहाद्वीप के जियोपॉलिटिकल बिखराव का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। लेख का निष्कर्ष यही है कि उस दौर की जो जटिल भू राजनीति थी, उसे समझने में भारतीय लीडरशिप की विफलता की कीमत देश को चुकानी पड़ी थी। आज भी हालात जटिल हैं। दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग के बीच पावर बैलेंस लगातार बदल रहा है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में भारत को इन जटिल रिश्तों को बहुत सावधानी से समझना होगा और अपने राष्ट्रीय हितों को साफ तौर पर तय करना होगा और उनको सामने रखना होगा। यानी इतिहास से सबक लेकर आज की राह बनानी होगी। हाँ, अगर भारत इन बदलती डायनामिक्स को समझने और अपने हितों को साधने में कामयाब नहीं होता, तो वो अतीत की गलतियों को दोहराने का खतरा उठा सकता है, जब बाहरी ताकतों के खेल में उसके अपने हित पीछे रह गए थे। आज दांव ऊंचे हैं। ये विश्लेषण निश्चित रूप से यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मेंस परीक्षा में जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 है, मॉडर्न हिस्ट्री जीएस पेपर 1 है, इन विषयों के लिए ऐसी गहरी और क्रिटिकल समझ जरूरी होती है। हाँ, बिल्कुल। और ये प्रीलिम्स के लिए तथ्यात्मक जानकारी और करंट अफेयर्स की सामान्य समझ के लिए भी उपयोगी है। अगर श्रोताओं को इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित हमारी ये गहन चर्चा उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई और विचार हैं, तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। हाँ, संवाद जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे लगातार बदलते रहते हैं। बिल्कुल। अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए
क्या इतिहास की ये अलग-अलग, कभी-कभी एक दूसरे के खिलाफ जाती हुई व्याख्याएं भविष्य में एशिया में किसी सार्थक सहयोग की संभावना को हमेशा रोक कर रखेंगी? या फिर क्या जलवायु परिवर्तन, महामारी या आर्थिक अस्थिरता जैसी जो साझा वैश्विक चुनौतियां हैं, उनके सामने अतीत को पीछे छोड़कर नए सिरे से कोई तालमेल बनाने की गुंजाइश बन सकती है?